हाँ, रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड. दिस विल बी अ पब्लिक वीडियो. तो ये पब्लिक वीडियो होगा. इट विल बी मेड open to everybody on our YouTube channel. So you can also see it afterwards. I'll share the link, but you can also share it with others. So this video आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जब भी अगर आपको लगे. So ठीक है. So we'll start with introduction to yoga philosophy. तो आज we'll start with a short prayer. सहना भवतु. योगा फिलोसफी है तो हम लोग ये लीड एंड फॉलो में करेंगे. यानी मैं एक लाइन बोलूंगा, फिर आप अगर बोलना चाहे तो बोलिएगा. ठीक है. तो अभी सिट कंफर्टेबली. अगर चेयर पर है तो देखिए आपके पैर कंफर्टेबली ग्राउंड को टच कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं, आराम से, कोई स्ट्रेच नहीं है, ढीले हैं, आपकी पीठ सपोर्टेड है, रेस्टेड है. Bring your attention to your nostril region, to your breath for a few rounds. Repeat after me. Om Sahana Vavatu. Sahanau Bhunaktu. सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु. मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. Gently open your eyes and join the room. तो वेलकम एवरीबॉडी. तो आज का टॉपिक जो है योगा फिलोसफी इंट्रोडक्शन. तो बिफोर योगा फिलोसफी मैंने सोचा पहले लेट अस डिस्कस व्हाट इज फिलोसफी. फिलोसफी ही क्या है, तो फिलोसफी क्यों हमें सीखनी चाहिए, या व्हाई शुड वी लर्न. हर किसी को लगेगा फिलोसोफर्स तो बड़े लोग होते हैं, बड़ा, मैं तो वैसा हूं नहीं, मुझे सब सोचना नहीं है. तो अनीता जी, मैंने आपको म्यूट करा है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अगर आपको जरूरत है तो अनम्यूट करिए. सो तो फिलोसफी क्यों, हम सबके लिए ये टॉपिक क्यों है, राइट. एंड जो मैं एक प्रेजेंट करूंगा एक बेसिक फ्रेमवर्क, क्योंकि मेरे अनुसार फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऐसे क्वेश्चंस आंसर करता है जो हम सबको उसके आंसर्स पता होते हैं या हमारे आंसर्स होते हैं, बट हम उस आंसर के बारे में कई बार अवेयर नहीं होते कि हमारा आंसर है क्या. सो फिलोसफी की जो स्टडी है और क्वेश्चंस हैं, ये हमें उन क्वेश्चंस को के बारे में बताते हैं एंड आंसर करने में हेल्प करते हैं. सो वो क्वेश्चन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू मी देर इज वन सेंट्रल क्वेश्चन फिलोसफी का, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है, इतने सारे अलग अलग फिलोसोफर्स रहे हैं, वो स्टार्ट एक क्वेश्चन से होते हैं कि क्या ऐसा कुछ है, इज देयर समथिंग विच इज नॉट मैटर. मैटर मतलब जो फिजिकल मैटर है, तो क्या ऐसा कुछ है जो ये नहीं है. ये बेसिक क्वेश्चन है. मैटर तो है, हमें सबको अनुभव होता है, वी ऑल एक्सपीरियंस मैटर.
हम कुछ टच कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, हमारे सेंसेस से हमें पता चल रहा है ये मैटर है। हम सोच रहे हैं, ये भी हमें पता चल रहा है, तो ये भी एक तरह से इंटरनल एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये मेजर कर पा रहे हैं। तो सब कुछ जो मेजर कर पा रहे हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। इसलिए मैंने उसको कोट्स में डाला है कि मैटर मतलब एवरीथिंग दैट वी कैन मेजर विथ सम इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज मैटर। सो क्वेश्चन ये है कि इज देयर समथिंग विच इज बियॉन्ड इट? क्या कोई ऐसी चीज है जो इसके इसमें नहीं है? अब कोई कोई बोल सकता है कि यार ये क्वेश्चन ही क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड हम देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत सेंट्रल है हमारे लिए, और एवरीवन हैज एन आंसर टू दिस। इसका आंसर सिर्फ दो ही है, यस या नो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दो ही है, यस या नो, है या नहीं है। ये आपके बिलीफ का मैटर है, क्योंकि इसको साबित कर नहीं सकते बाय डेफिनेशन, राइट? क्योंकि ये मैटर के बियॉन्ड है, ये अनुभव के बियॉन्ड है, ये मेजरमेंट के बियॉन्ड है। तो ये एक बिलीफ का क्वेश्चन है, और एवरीवन हैज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। बट किसी को ये आंसर क्लियर है, पता है, और किसी को ये नहीं पता है अपना आंसर, बट आंसर होता है। और ये आंसर से हमारे कई डिसीजंस, कई जजमेंट्स सब इससे चल रहे होते हैं कि ये है या नहीं है। और इस पर क्लैरिटी नहीं होने के कारण अक्सर ये डिसीजंस कभी कभी कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि एक परिस्थिति में हम एक एजम्पशन पे डिसीजन लेते हैं और कई बार दूसरी परिस्थिति में दूसरी एजम्पशन। ठीक है, तो अब ये यस नो का क्या? तो अगर यस नो है तो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आता है। अगर आप नो पर है, कि आप सोचते हैं कि देर इज नथिंग बियॉन्ड मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये मान्यता है, यू बिलीव देर इज नथिंग बियॉन्ड मैटर, जो हम टच फील सेंस से कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं खुद या किसी एक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे साइंटिस्ट लोग मेजर करते हैं, बस उतना ही है और कुछ नहीं। तो जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या आप ओपन टू कंसिडरिंग है कि कुछ और है नॉन मैटर की? क्या आप उसके बारे में आप कितने फिक्स्ड हैं, या आप ओपन हो? अगर आप ओपन हो या नहीं हो, आप बोलो नहीं, कोई सवाल ही नहीं है, तो ये एक फिलॉसफी बन जाती है। इसको बोलते हैं भोग की फिलॉसफी। और ये हमारे ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम में उसको चरवाक की फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है, कि जो है वो बस है, अभी है, कुछ आगे पीछे नहीं है, बस जिंदगी जियो, मजे लो, भोग करना ही और एंजॉय करना ही लाइफ का पर्पस है, आगे कुछ और नहीं है। और इस कंसिस्टेंट फिलॉसफी से जी सकते हैं कि भाई कुछ नहीं है और आगे भी जो है वो यही है, तो फुल्ली उसके हिसाब से जियो। ये एक फिलॉसफी हुई। अभी दूसरा कोई बोले कि नहीं, मैं मानता हूं कि कुछ ऐसा नहीं है, बट कोई मुझे प्रमाण दे, इफ आई गेट एविडेंस, इफ आई गेट प्रूफ, इफ आई गेट अ गुड आर्ग्यूमेंट, आई विल बिलीव दैट देर इज दिस, सो आई एम ओपन टू कंसिडरिंग इट। यस, बट प्राइमरीली मैं जानता हूं मैटर ही है, बट कोई अगर मुझे दे या मैं खुद खोज करने की कोशिश करूं तो ये होगा। तो ये बुद्धिज्म और सॉरी जैनिज्म की फिलॉसफी काफी इसके अराउंड है, जो ये मैं वो फिलॉसफीज बता रहा हूं जो हमारे इंडिया से या ईस्टर्न रीजन ऑफ द वर्ल्ड से ओरिजिनेट हुई है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म इधर है, वो डायरेक्टली नहीं बोलते कुछ या मानते नहीं कि कुछ ऐसा है, बट अगर उसकी खोज करने में बहुत इंटरेस्टेड है, या बोलते हैं अगर खोज करते हुए कुछ मिल जाएगा तो मैं मान लूंगा, तब तक नहीं। ये उनका मूल भाव है, दिस इज देयर बेसिक प्राइमरी फिलॉसफी। अब आते हैं दूसरे साइड पर, यस, जो मानते हैं है। अब उसको क्या नाम देते हैं जो मैटर नहीं है? उसको अक्सर हम भगवान, ईश्वर, पूर्ण, कोई अलग अलग नाम से, उसके ऐसे नाम, गॉड इंग्लिश में, उस नाम से इसे जानते हैं, कि जो ऐसी चीज है जो इस मैटर के बियॉन्ड है, जिसको हम नहीं जान सकते। आत्मा, ब्रह्मन, सोल, स्पिरिट, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं उस एंटिटी को डिफाइन करने के लिए। नाउ तो पहला क्वेश्चन क्या था? अगर हम मानते हैं कि आत्मा है, ऐसा कुछ है जो मैटर के बियॉन्ड है, सोल है, स्पिरिट है, भगवान है, तो पहला सवाल जो नेक्स्ट आता है कि ये दोनों में रिलेशन क्या है? ये सवाल बनता है ना कि मैटर और नॉन मैटर, या मैटर और स्पिरिट में, सोल में क्या रिलेशन है? अगर कोई दो चीजें हम यही बोलते हैं ना, क्या रिलेशन है इन दोनों में, क्या संबंध है?
कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी में है। तो ये सवाल आता है इसमें, और जब ये सवाल आता है तो उसके कितने आंसर्स हो सकते हैं, कोई गेस करे क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके सवाल के। अगर कुछ है ऐसा जो भगवान, ईश्वर, आत्मा, सोल, अगर ऐसा कुछ है, तो उसका और मेरे शरीर का जो मैटर है या मेरे मन का फॉर एग्जाम्पल क्या रिलेशंस हो सकते हैं, किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है, मैं देख रहा हूं, तो मैं वेट कर रहा हूं कि आप सोचिए, क्योंकि फिलोसफी खुद ही की ये इंक्वायरी के बारे में बात है। कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, ये भी बता देता हूं, क्योंकि हमारे ही ट्रेडिशन में बहुत आंसर्स हैं इसके, और उसी से ये स्कूल्स ऑफ फिलोसफी या जिसको दर्शना बोलते हैं, दैट एक्चुअली कम्स आउट, द 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। तो क्या हो सकते हैं आंसर, अगर कोई चीजें हैं, चलो मैथमेटिकली देखते हैं, ए और बी दो चीजें हैं, तो क्या 3 पॉसिबल आंसर्स हैं उसके। One is या तो greater than the other. हाँ, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या व्हाट इज द अदर। हाँ माधुरी, अनम्यूट। ए इज लेसर देन बी होगा, और या दोनों इक्वल होंगे। या दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट, एग्जैक्टली। यही 3 पॉसिबिलिटीज है, और यही 3 पर मेरे हिसाब से मेन जो फिलोसफीज है वो बनी। तो पहला है मैटर इज ग्रेटर देन नॉन मैटर। इसका क्या मतलब कि मैटर प्राइमरी है, बट मैं मानता हूं कुछ ऐसा है जो बियॉन्ड मैटर है। आजकल साइंटिस्ट इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कि मटेरियल से अगर कुछ इमर्जेंट निकल रहा है, कुछ नई चीज निकल जाती है जो बियॉन्ड मैटर है। तो जैसे एक एग्जांपल अक्सर देते हैं इसमें, तो मैं कमल से ही बोरो कर रहा हूँ, कमल ने भी बताया कोई साइंटिस्ट के बारे की, जैसे H2O मॉलिक्यूल ले हम, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, वो क्या होता है, पानी के रूप में हम जानते हैं ना उसे। बट अगर मैं एक H2O मॉलिक्यूल लूंगा खाली, वो तो गीला नहीं होगा ना, वो तो जस्ट एक मॉलिक्यूल है। बट मैं कई H2O मॉलिक्यूल एक साथ ले लेता हूं, तो उसमें गीलेपन की एक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जब समूह, when they come together, there is a new property that evolves. When matter comes, a new quote unquote non-material property evolves. But in this case, wetness is not non-material, it is still material, क्योंकि वो दूसरे मैटर को इफेक्ट करता है। बट ऐसा हो सकता है। तो ये उस स्कूल ऑफ फिलोसफीज में जहां बोल रहे मैटर प्राइमरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मटेरियल पार्ट है वो प्राइमरी है, पर नॉन मटेरियल एग्जिस्ट करता है, वो इसको मानते हैं। बट इस पर ज्यादा टिप्पणी ऐसा नहीं करते, ज्यादा फोकस उनका मटेरियल साइड पे ही है। तो ये 2 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी हैं उसमें, वैशेषिका और न्याय। तो वैशेषिका फिलोसफी वो है जहां पर अणु का कॉन्सेप्ट है, अणु जो शब्द है, एटम, जो अभी इंग्लिश साइंस में 1900s में ही आया है, लेट 1800 में, करीबन 100-125 साल पहले। ये अणु का कॉन्सेप्ट कि कुछ ऐसा है मटेरियल वर्ल्ड में जिसका कोई आगे ब्रेक डाउन नहीं है, छेद नहीं है, इनडिविजिबल है, एटम। ये वैशेषिका सूत्र में 2000-3000 साल पहले था ये कॉन्सेप्ट, और उधर से उन्होंने पूरे मटेरियल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। वो वैशेषिका सूत्र है, वैशेषिका फिलोसफी है, दर्शना है जिसे बोलते हैं। और न्याय दर्शन सारे लॉजिकल सिस्टम्स का ब्रेक डाउन है, नॉलेज सिस्टम्स का। न्याय, न्याय का मतलब हम जस्टिस समझते हैं, बट न्याय इधर है कि नॉलेज क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज ट्रू नॉलेज, व्हाट इज नॉट नॉलेज, ये न्याय फिलोसफी में डिटेल्ड आउट है। तो न्याय फिलोसफी मटेरियल वर्ल्ड को इंटेलेक्चुअली देख रहा है, माइंड के पार्ट से देख रहा है। माइंड भी क्योंकि मटेरियल है, थॉट्स भी मटेरियल पार्ट ही है, तो वो उसको वहां से देख रहा है। और वैशेषिका एक्चुअल फिजिकल हार्ड ग्रॉस मैटर के साइड से थोड़ा ज्यादा देख, ये इन दोनों में फर्क है। बट दोनों इस मामले में सेम है कि वो मानते हैं कि कुछ नॉन मटेरियल है, बट ये पूरी दर्शना जो फिलॉसफी है ये इस पर बेस्ड है कि मटेरियल प्रमुख है, मेन है, वो हमारा मेन आधार है जीवन का। इसलिए हम उसे समझें, मटेरियल वर्ल्ड को और डिटेल में समझें। ये वैशेषिका या न्याय फिलॉसफी का है। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या हो रहा है? यस। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेट कौन सा बनता है? द नेक्स्ट सेट इज मटेरियल और इक्वल टू। मैंने इक्वल टू नहीं डाला है, सिमिलर वाला साइन डाला है मैथ का, क्योंकि इक्वल बहुत बड़ी
चीज होती है। सिमिलर मतलब बराबर है, मैटर और स्पिरिट बराबर है, दोनों की इंपॉर्टेंस, महत्वता आर सिमिलर, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये योग और सांख्य फिलोसफीज में इनको दर्शन में इनको ऐसे आर्टिकुलेट किया कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों हमारे जीवन के में आगे बढ़ने के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये योग और सांख्य फिलोसफीज और सूत्रस में है। तो इन फिलोसफी में जब इन सूत्रस को देखते हैं तो कुछ लोगों ने अगर सुना होगा पतंजलि योग सूत्रस है, और कपिल मुनि के सांख्य सूत्रस है। वैसे ही वैशेषिका के और न्याय के सूत्रस भी हैं। आई थिंक ऋषि यमिनी जमिनी और मैं नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, सो सॉरी, आएगा तो बताता हूँ। हाँ, तो दो और ऋषिज हैं जिनके उन्होंने सूत्र लिखे हैं। तो योग सांख्य सूत्र में क्या होता है, दोनों इक्वल है, दोनों का इक्वल वेटेज है, मैटर और सोल का। यस, कन्नड़, कन्नड़ एंड जमिनी ऋषि। सो ये कणाद, है। कणाद ऋषि। एंड लास्ट जो तीसरी स्कूल ऑफ फिलोसफीज है, सेट ऑफ फिलोसफीज है, वो है नॉन मैटर ग्रेटर देन मटेरियल, यानी सोल प्रमुख है, कि जो आत्मा है वो प्रमुख है, मैटर उसके अधीन है। तो हमें स्पिरिचुअल लाइफ, सोल, आध्यात्मिक लाइफ पे ज्यादा जोर देना चाहिए। मटेरियल लाइफ शायद अच्छी भी ना जाए तो भी चलेगा। ये वैसी है जहां पर सन्यास को बहुत बहुत महत्व दिया है। और ये वाली जो फिलोसफीज है इनको पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा इन नामों से जाना जाता है। तो पूर्व मीमांसा ज्यादा फोकस कर्म योग पर करती है, कर्म पर करती है, और उत्तर मीमांसा ज्यादा फिलॉसफी पर, ज्ञान पर करती है। ये उनका फर्क है, बट दोनों में ये बिलीफ है कि स्पिरिट, आत्मा प्रमुख है, ब्रह्मंड प्रमुख है, गॉड प्रमुख है, हम सेकेंडरी है, जीव सेकेंडरी है, बॉडी सेकेंडरी है, ऐसा मानना। तो ये सारी 9 फिलोसफीज सब हमारे देश से आई हैं, हमारे देश या इस लार्जर रीजन से आई हैं। और ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जैसे पूरा आप देख सकते हो, फुल डाइवर्सिटी है। एक एंड पर क्या है कि स्पिरिट एग्जिस्ट ही नहीं करती और स्पिरिट मैटर भी नहीं करता, उसका सर्च भी रेलेवेंट नहीं है। और दूसरी साइड पे स्पिरिट ही सब कुछ है, मैटर बहुत ही एक इवॉल्व थिंग है, वो तो नश्वर है, माया तक कहा गया है, मिथ्या कहा गया है, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट इवन ट्रू। और वो फिलोसफी भी, और बीच में सब पॉसिबिलिटीज है इन दोनों को लेकर। तो ये एक तरह से एक कंटिन्यूअम बोलो, स्पेक्ट्रम जैसा है। और मेरे मानने, अंडरस्टैंडिंग में हर इंसान कहीं पर भी हो सकता है, मेरे हिसाब से कोई सही गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे बहुत ही इवॉल्व सोल्स बोलो, इवॉल्व लोग थे जिन्होंने ये फिलोसफीज दी हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता हो हम कहाँ हैं, और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें, उससे कंसिस्टेंट रहते हैं। ना कि हम चाहते रहे कि हमें ये होना चाहिए, हमने बहुत सुना है हमें ऐसा होना चाहिए, किसी ने बोला, समाज ये बोलता है ऐसा होना चाहिए, पर मेरे अंदर की जो आवाज है वो कुछ और है, मेरे जो पूरा शरीर इटसेल्फ है वो कुछ और चाह रहा है। तो इसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत तनाव पैदा हो जाता है, और उसी से ही बीमारियां, उसी से फिजिकल मेंटल इलनेसेस, डिजीजेस, टेंशन, एंजाइटी, ये सब पैदा होता है जब ये तनाव आता है अंदर, कि अंदर से कुछ और है बट हमने सुना कुछ और है, हमारी चाहत कुछ और है। हमें बस कंसिस्टेंट रहना चाहिए, कोहेरेंट रहना चाहिए। कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन एनीथिंग। मैं पॉज लूंगा और देखूंगा क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, क्या लग रहा है सुन के, क्लियर है नहीं है। एक और किसी को मैंने आज ज्यादा शायद हिंदी में बोला है, हिंदी में फ्लो चल रहा है, तो आजकल मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो शायद इसलिए हिंदी में निकला आज। बट अगर कुछ रिपीट करना है तो प्लीज फील फ्री, आस्क मी एंड आई विल बी हैप्पी टू रिपीट। एंड सम पीपल हैव सीन दिस स्लाइड आल्सो बिफोर, you might also be, I don't know whether it's different, same, any thoughts, comments, good, most welcome, and questions also please.
हाँ कमल। How how do we know where we exist? Yes. How do we know? Yes, yes, वो तो खुद ही को ही पता है अपने रिफ्लेक्शन से। बट ये क्वेश्चंस पूछ के, इफ यू वांट टू नो, दिस इज द डिसीजन ट्री। कंप्यूटर साइंस में डिसीजन ट्रीज होते हैं ना, एल्गोरिदम, दिस इज द डिसीजन ट्री। पहले ये पूछो अपने आप से, मेरी क्या मान्यता है, या मैं क्या सोचता हूं कि क्या भगवान, आत्मा, सोल, ऐसा कुछ जो इस मटेरियल वर्ल्ड के लॉज लॉज ऑफ फिजिक्स के बियॉन्ड है, ऐसा कुछ है क्या? क्या ऐसा कुछ है जिससे ये लॉज क्रिएट करे? क्या ऐसा कोई एंटिटी है, ऐसा कुछ है? उस पे मेरी क्या मान्यता है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और ये मान्यता का ही सवाल है। दिस इज ओनली अबाउट बिलीफ, देर इज नो अदर थिंग इसमें। हम कितना भी आर्ग्यू कर सकते हैं इस पे, ये है वो है, एंड जो मैटर करता है वो सिर्फ आपका बिलीफ है, ओनली योर बिलीफ। कोई और क्या मानता है, दुनिया क्या मानती है, डजेंट मैटर। आपकी लाइफ में सिर्फ ये मैटर करता है आप क्या मानते हैं, और आपको हाँ, दूसरे को क्या मनवाना है वो भी इरेलेवेंट है। आपकी फैमिली में कोई रहता है, वो कुछ और मान सकता है, चलेगा लाइफ, बट खुद क्या मानते हो और क्या अपनी जीवन वैसे व्यतीत कर रहे हो? यस कमल। हाँ। there are officially 2500 cases of reincarnation हम्म। on Google, on Wikipedia, and they have been recorded, and people are, doing research on that, right? I think So, it is crossed 3,000. This is actually done by the Virginia School of Medicine in US. right, yeah, उनकी साइट पे उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं। दे हैव डॉक्यूमेंटेड 3,000 प्लस केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया एक्चुअली, वेरी फ्यू आर इन इंडिया। इंडिया के yeah, तो मेरे ख्याल से केसेस डॉक्यूमेंट ही नहीं करे क्योंकि हाँ, उनको हाँ, लगता है कि हम बायस्ड होंगे। बट दिस हाँ, इज हाउ outside India over the last 50 years they have been doing this. Yes. Yeah, reincarnation है, that's one of the things. That's one of the ways. And then the second question ask yourself is this. तो क्लियर हो रहा है क्या आपको? आंसर मिल रहा है? आप किस साइड हो स्क्रीन के? यस या नो, क्या कुछ ऐसा है? no, but Sandeep, माधुरी तो यस बोल रही है, लग रहा है। हाँ another बोलो। another challenge is, even if you know where you are, another question is to, pursue life that way, right? Like, यस, दैट इज द uh, नेक्स्ट। yeah. तो उसमें क्या होता है, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ जो चैलेंज है। जैसे कौन मानता है कि राइट साइड पर है? यस, कि कुछ ऐसा है। अगर कोई बोलना चाहे कि हाँ मैं मानता हूं कि भाई कुछ है ऐसा है। माधुरी यस बोल रही है। यस अनिता जी, कुछ तो है ऐसा। हाँ। तो अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो मानते हो कुछ ऐसा है, वो क्या है? वो सुपीरियर टू मैटर है, इक्वल टू मैटर है, बराबरी का है दोनों का रोल हमारी लाइफ में, या मैटर से वो है बट कम है, मैटर ही प्राइमरी है? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसमें मैं बताता हूँ कैसे आता है, वेराइटी आती है जैसे, और कंसिस्टेंट नहीं होता है। लाइक कमल इज सेइंग, इट इज डिफरेंट टू लिव इट। तो हम मतलब मेरी तो फैमिली में मेरी मदर है, वो बहुत भक्ति और बहुत मानती है भगवान को। पर जब भी कुछ लाइफ में मुश्किल आती है तो वो बड़ी दुखी हो जाती है, अरे मैंने ये क्या कर दिया। वैसे मानती है कि भगवान ही सब करता है, बट जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आता है, अरे उसने ये क्या कर दिया, उसने मुझे तकलीफ दे दी, इसने मेरे साथ ये कर दिया, और फिर दुखी हो जाते हैं। सो ये जब माइंडसेट चल रहा है, दिस इज इनकंसिस्टेंट ना। जब हम बोल रहे हैं भगवान है, भगवान सब चला रहा है, तो अगर हमारे साथ कुछ खराब हुआ है, वो भी तो भगवान ही चला रहा है ना। बाकी तो जरिया है, उस आदमी के थ्रू हुआ, उसकी क्या गलती है? उसने तो ऐसा करा सिर्फ। सो दैट टाइम बीइंग एबल टू स्टे इन दिस, की नहीं ये भी भगवान कर रहा है। या अपना बिलीफ चेंज कर दो कि ठीक है भगवान है बट वो सब नहीं करता है, कुछ मेरा भी हिस्सा है उसमें, मैटर का भी हिस्सा है, वो बीच का रास्ता है। तो फिर कुछ खराब हुआ तो बोलो यार वो भी मेरे काम का ही है, मैंने कुछ कर्म किया होगा उसके कारण वापिस आया।
या फिर मानो कोई भगवान भगवान नहीं है, जो हो रहा है वो यही हो रहा है, लॉज ऑफ नेचर। तो जब कुछ अच्छा या बुरा हो तो जानो वो उसी का ही नतीजा है, कुछ अच्छा या बुरा आपने करा था उसी से ही आया है। कोई सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, सब कंट्रोल हमारे पास ही। दिस इज द कोहेरेंट वे। बट वो फिलॉसफी फिक्स्ड होनी चाहिए आपकी। कोहेरेंस रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी, फ्रीडम रहेगी, शांति रहेगी। जैसे ही कोहेरेंस जाता है, हम मानते कुछ है, रिएक्ट अलग वे में करते हैं, या अपना कार्य दूसरे वे में करते हैं, दूसरे मान्यता से करते हैं, तो प्रॉब्लम आती है। तब वो टेंशन, खिंचाव आता है ना। माइंड एक तरफ जा रहा है और बॉडी एक तरफ जा रही है, तो वो खिंचाव आने लग जाता है। कॉन्शियस माइंड एक तरफ है, सबकॉन्शियस माइंड दूसरी तरफ है, तो आपस में से खिंचातानी चलती है, वो रिलैक्स नहीं रहता है। वही, उसी को ही स्ट्रेस बोलते हैं, वही टेंशन है, वही सब बीमारियों की जड़ है। ये क्लियर हो रहा है? और किसी को कोई क्वेश्चन? क्या लग रहा है ये सब सुन के? अनीता जी, सुरेश जी, पंकुरी, संतु, श्रावण, आप सबसे भी सुने। मैं भी अब मैं थोड़ी देर इसको बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिस्कशन हो सके। इनफ देख लिया इस चार्ट को। क्या लग रहा है ये सोच के कि ऐसा है? हाँ संतु, गौर। Uh, am I audible clearly? यस। Yeah. So थोड़ा सा तो cognitive dissonance हो रहा है क्योंकि in one way I think mentally I am holding on to the idea non-matter is more than matter, हाँ and and in a way I follow the Buddhist thing, like I am like doing meditation and जो भी prove होगा वो prove होगा, जब prove हाँ। होगा तब देखेंगे. That's the dissonance I think. यस यस। या बुद्धिस्ट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। तो अपेरेंटली जब बुद्धा से पूछा गया कि कोई भगवान है क्या, तो उनका रिस्पॉन्स जो मुझे पढ़ने में आया वो ये था कि दिस इज ए इररिलेवेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही नहीं इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट, तो मैटर ही नहीं करता है कि नहीं है। उन्होंने क्लियरली नो नहीं बोला, तो बुद्धिज्म थोड़ा है ग्रे में वहां पर, तो इट्स मोर इंक्वायरी वाले मोड में है, इतना क्लियर नहीं है। अदर्स? जैसा आपने बताया ना कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, तो उसमें एक चीज क्लियर होती कि ये जो स्ट्रेस, उन्हें अब अगर ये ऐसा लग रहा है कि ये रास्ते पे जाने के लिए एबीसीडी है ये, तो इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। अदरवाइज आप जैसे आपने अपने मदर का एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो वो उस टाइम पे वो माइंड में ऐसा कन्फ्रंटेशन खड़ा हो जाता कि यार ये भगवान ने मेरे साथ में क्यों किया ऐसा, जब वो सबको तारता है, सबको संभालता है। तो आपको वो ग्रे एरिया में नहीं रहना चाहिए, चाहे इस इधर हो चाहे उधर हो, नो नो इन बिटवीन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आता है ना, वो सबका तारता है, सबको कृपा करता है, तो ऐसा क्यों करा? तो तब ये मानना है, अगर अगर रियली मानते हो सबको तारता है, तो ये भी मेरे तारने के लिए ही है, राइट? ये इससे जो भी और मेरे कुछ साथ अच्छा ही होना है। आज अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी मुझे तारने के लिए ही है, इवेंचुअली मुझे समझ आएगा। क्योंकि वो भगवान का एक वाइडर व्यू है ना, उसको तो पूरा दिख रहा है, टाइम स्केल, मल्टीपल लाइव्स का हमारा टाइम स्केल दिख रहा है। एक लाइफ का नहीं है। तो उसको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, इसीलिए वो आज आज कठिन समय है, बट इसीलिए है। या बोलो भाई भगवान बोल के कुछ नहीं है, ये मेरा ही करना है, तो भी आप सेटिस्फाइड रहोगे। इंपॉर्टेंट चीज वही है कि आप उस समय सेटिस्फाइड, कोहेरेंट, पीसफुल रहो। वहां पीस है, वहां शांति, वो हम सब चाहते हैं, राइट? चाहे वो लेफ्ट पे हो राइट पे हो, हम चाहते वही है, हम शांति में रहे, हम खुश रहे, हम जॉयफुल रहे, हम प्रेम से रहे। ये कंसिस्टेंट है ऑलमोस्ट सबके लिए। और यही फिलॉसफी, इसीलिए फिलॉसफी सबके लिए इंपॉर्टेंट है इस लेवल पर। ऐसा नहीं है कि फिलोसोफर्स के लिए है ये सिर्फ, ये हम सबके लिए, डे टू डे लाइफ के लिए है। क्योंकि ये हमारे डिसीजंस, हमारे रिएक्शंस, हमारे चॉइसेस को ड्राइव करता है। गुड। अगर ये दिख रहा है तो अच्छा है। थैंक यू सुरेश जी शेयर करने के लिए। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है डेली लाइफ के साथ। Good. अनीता जी, पंकुरी, कुछ
ऐड करना है। शाउन ने तो एक हार्ट दे दिया, कुछ बोलेगी तो भी अच्छा है। आपको अनम्यूट करना होगा, सॉरी अनिता जी, मैंने म्यूट किया था। हम्म। Yeah, I believe in God, definitely. I have seen miracles also, miracle of prayers. But I also believe in karmas, that we have to be conscious doing our karmas, no matter what. At least we are at peace when we are doing good karmas. So this is how things are for me. But I'm at peace with whatever, yeah, I'm following. Yeah. वेरी नाइस, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो आप बोल रहे हो सॉर्ट ऑफ वो बीच वाला लग रहा है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, भगवान है बट हमारा कर्म, मटेरियल वर्ल्ड में हम क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट। Yeah. थैंक यू। गुड। और कुछ माधुरी, तनुष? Sandeep, all these topics we have been hearing since growing up. Uh, it's very confusing, or hard to make opinion also, like at this point, like कितना सुन चुके हैं ना यहाँ ये वो, right? Like have seen so much. People are religious in India, but only to go to temple, but they don't know anything. Yes. एक बार कुछ प्रॉब्लम आया तो they have no fundamental understanding. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज मगर कमल इज दिस, व्हाट इज योर ओपिनियन, नॉट व्हाट द वर्ल्ड थिंग्स, व्हाट डू अदर्स डू, वेयर आर यू? So you have to turn the focus outside से inside is. And that answer you will know if you start looking there. बाहर आंसर ढूंढोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है। I agree with you completely. The Yeah, I answer have all. is for you, and that is what matters. Nothing else matters. And you are right. हम लोग ने तो बहुत सुना है, इंडियंस में तो अलग अलग वर्जन्स चलते रहते हैं। इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सब इंडियन ओरिजिन के ही है, ये पूरे सारे स्कूल्स। That is the beauty. इतना सुना है कि we actually repel them, like अब और नहीं सुनना types. बिल्कुल। इतना version, इतने variations, right? Like, yeah. और उसमें ये लिंक हो गया है ना, लाइक यू आर सेइंग कि अगर मैं भगवान में मानता हूं एक सेकंड के लिए, तो मुझे भजन करना जरूरी है। ये दो अलग चीजें हैं। मुझे करना क्या है वो आज हम देखेंगे, वो बहुत अलग है दैन जो मुझे मानना है। अगर मैं भगवान में मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं है मुझे भजन कीर्तन करना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। एज यू कैन सी, इसमें भी सपोज जो भगवान में मानता है बट बोलता है मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करेगा, उसका परसूट बहुत अलग है। या दोनों अगर बराबर हैं तो अलग होगा। और जो एक्सट्रीम राइट पे हो तो सन्यासी बन जाएंगे सब छोड़ के एक्सट्रीम साइड पे। तो बिलीफ वन थिंग है और एक्शन उसके बाद आता है। So वो for डिसोसिएट belief, करना अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक्सपीरियंस से बन गए। right. एक doctrinal approach है कि okay, if you are X, then these are the actions you must do. But yeah, I'm not going into the doctrinal. I'm just confused in the. So you have to see how you feel, right, about यस, all the. यू फील एंड लेट्स गो फर्दर। अगर और कोई कमेंट्स नहीं है तो और क्लियर होगा। कोई एक और फ्रेमवर्क दूंगा योगा का। योगा फिलोसफी इधर कहाँ आती है? अभी तो सिर्फ फिलोसफी करा है, तो योग वर्ड को भी समझेंगे। उसमें भी थोड़ा और अलग वे में इसी चीज को अप्रोच किया है मेरे हिसाब से, तो उससे भी शायद कुछ क्लैरिटी आए, मोर रियल एग्जांपल्स एब्स्ट्रैक्ट से। और कुछ है किसी को, या विल गो हेड? माधुरी, तनुष, पंखुड़ी, आप लोगों ने विल कंटिन्यू?
I was just checking myself now. So whenever I was thinking about my like previous life and current life. So I see myself like wandering from this philosophy to another philosophy. So this is, and that is like my truth. Like but now I feel that it's time to like stick to one, and now I'm trying to like stick to yoga philosophy, and it's more like thinking to explore more about it. Oh, good. Thank you. हाँ, ये भी होता है, टेक योर टाइम टू एक्सप्लोर. सो कमल, आई थिंक शी इज ऑल्सो इन सम वेज आंसरिंग कि जरूरी नहीं है आज पता हो, बट ये क्वेश्चन के साथ स्टे विद इट लाइक अ साइंटिस्ट, एक्सप्लोर, अंडरस्टैंड एबीसी. जैसे सुरेश जी कह रहे हैं, वन वे इज दैट, ये सब समझो, सीखो और फिर डिसाइड करो मे बी, बट स्टार्ट दैट इंक्वायरी. ये क्वेश्चन भी पूछना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन के साथ रहना भी जरूरी है. किसी को आंसर मिल जाएगा, किसी को टाइम लगेगा आंसर मिलने में. बोथ आर ओके. ठीक है. सो लेट्स लुक एट अनदर वे, व्हाट इज योगा फिलोसफी. तो अब योगा फिलोसफी जानना है तो योगा शब्द को भी जानना है. तो योगा शब्द, एक योगा फिलोसफी सिंपल है, राइट, जो हमने देखा वो सांख्य योग के साथ आ रही है. तो कुछ लोग योगा फिलोसफी उसी को ही बोलते हैं कि जो उस महर्षि पतंजलि ने जो सूत्रों में लिखा वो योगा फिलोसफी. दूसरा तरीका योगा फिलोसफी जानने का है जब हम योगा वर्ड को जान जाते हैं. तो योगा वर्ड क्या है, ये कहां से आता है, ये संस्कृत वर्ड युज से आता है. अब युज इटसेल्फ, तीन उसके मीनिंग्स हैं संस्कृत में, तीन तरह से. आई थिंक अष्टाध्यायी में तीन मीनिंग है युज के. हम योग को कैसे यूज करते हैं, संयोग, प्रयोग, अलग अलग वे में योग वर्ड आता रहता है, राइट. कुछ जुड़ने से रिलेटेड है, कुछ दो चीजों के बारे है. तो ऐसे तीन मीनिंग्स हैं. तो एक कहते हैं युज संयमने, यानी एक तरह से संयम. तो संयम मतलब क्या, मैं उसको इंग्लिश में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरह देख रहा हूं कि एक इक्विलिब्रियम है, संयम है, एक रिस्ट्रेन है, एक मेथड है, बट वो डायनामिक है. वो चीज स्टैटिक नहीं है. इक्विलिब्रियम मतलब ये नहीं कि वो स्थिर हो गया है, रुक गया है, बट वो कंटिन्यूअस, दो चीजें मिक्स हो रही हैं एक दूसरे के साथ. सो इसका एक उदाहरण इसको समझने के लिए है, जैसे पानी और हवा, वाटर एंड एयर. तो अगर मैं एक समुद्र को देखूं और उसके साथ समुद्र का जो लेवल है और उसके ऊपर हवा है, या नदी के ऊपर हवा है, वो कैसे रहते हैं इक्विलिब्रियम में. नदी में हवा है, यानी हम जानते हैं वाटर में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, एयर इज गोइंग इनटू द वाटर. और वैसे ही हवा में पानी भी है, वाटर वेपर भी है, H2O भी हो, करेक्ट. और वो कंटिन्यूअस मिक्स चल रहा है. ऐसा नहीं है कि वो स्टैटिक है, इधर से हवा वेपर जा रहा है, हवा आ रही है, ये कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है. और हायर लेवल पे हम जानते हैं इवेपोरेशन होता है, ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर वापस बारिश आती है और वो नदी में वापस आता है. तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम प्रोसेस है. तो ऐसे वाटर और एयर इक्विलिब्रियम में है, योग में है, इसको कहते हैं योग में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. सेम वे हम देख सकते हैं अर्थ और सन, वो भी एक इक्विलिब्रियम में है. अर्थ कंटिन्यूअसली सन के अराउंड मूव कर रहा है और सन अपनी जगह पर है. सन भी मूव कर रहा है, हम जानते हैं, अर्थ भी मूव कर रहा है, उसकी एक्सिस भी मूव कर रही है, बट ये साथ साथ मूव कर रहे हैं. तो ये दोनों दो चीजें ऐसे योग में है, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली बोलो, इक्विलिब्रियम में बोलो, योग में है. यह है योग युज संयम में. दूसरा होता है युज समाधो या समाधि. तो सम आधि, यानी जिनका सम हो जाए, इक्वल हो जाए, एक साथ आ जाए, दोनों इंटीग्रेट हो जाए, जुड़ जाए. बट ये जुड़ना एक अलग तरीके का जुड़ना है. इसमें कैसे जुड़ रहे हैं, जैसे पानी और तेल. तो हम पानी और तेल को रखेंगे तो क्या होगा, वाटर एंड ऑयल कैसा होता है, मिक्स हो जाता है पूरा. हाँ तनुष बोल. It will float. फ्लोट, राइट. अलग रहते हैं, दोनों अलग हो जाएंगे, राइट. ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर क्योंकि लाइट है. पर क्या होता है, वो दोनों अलग दिखते हैं, बट उनका एक इंटरफेस है जहां पे वो दोनों मिलते हैं, इंटरैक्शन है, पर दोनों का अपना अस्तित्व भी है एक क्लियर बाउंड्री के साथ. तो ये इंटीग्रेशन है, ये समाधि है एक तरह का.
कि पहचान है कि दोनों है, एकदम क्लियर, दोनों का अपना रोल है, बट इंटरैक्शन है, ऐसा नहीं दोनों अलग है, ऐसे जुड़े हुए हैं। अगेन युज है, बट एक अलग तरह का युज है। और लास्ट तरह का जो युज है वो युज समयोगे। समयोगे यानी जोड़ना, जुड़ना, एकदम यूनाइट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? वाटर के साथ इतना मर्ज हो जाते हैं कि अलग करना ही मुश्किल है। Salt and water. सॉल्ट एंड वाटर, या गुड, सॉल्ट एंड वाटर। और कुछ? और भी ज्यादा शायद होता है, वाटर एंड मिल्क, है ना? सॉल्ट एंड वाटर में कोई बोलेगा इवेपोरेट कर दो तो हो सकता है अलग, मिल्क एंड वाटर तो बहुत मुश्किल, है ना? वो ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे एक चीज नई चीज बन जाती है उसकी, लगता है वो सेम है। करेक्ट? वाटर, मिल्क। तो ये तीन एकदम अलग तरीके हैं जुड़ने के। अब हम इसे फिलॉसफी में ले, जो लास्ट में देखा था हमने, कि अगर हम जीवात्मा और परमात्मा के बारे सोचें, करेक्ट, इंडिविजुअल सोल एंड यूनिवर्सल गॉड, इंडिविजुअल एंड गॉड, वो कैसे जुड़ रहे हैं? अगर जुड़ने को हम योग बोले, जुड़ना हम चाहते हैं, तो तीन अलग तरीके हैं जुड़ने के। हाउ द थ्री आर रिलेटेड इज वेरी डिफरेंट। करेक्ट? कैसे होगा? जैसे फर्स्ट वाला बहुत सिमिलर है वैशेषिका न्याय की तरह, जहां मटीरियल इंटरैक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ और सन में ग्रेविटी का इंटरैक्शन इंपॉर्टेंट है, वाटर और इसमें हीट टेम्परेचर का रोल इंपॉर्टेंट है। तो मटीरियल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, द वे दे इंटरैक्ट। वाटर एंड ऑयल में योग सांख्य जैसा दोनों है, दोनों का इंपॉर्टेंस है, वाटर का भी ऑयल का, दोनों क्लियर अलग हैं। हम दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे सब एक है। और यूनाइट, मर्ज, वेदांत की तरह है, ज्यादा पूर्व उत्तर मीमांसा की तरह, कि दोनों मिल जाते हैं, एक हो जाता है। तो ऐसे योग शब्द के ही अलग अलग मीनिंग से अलग अलग फिलॉसफीज निकल जाते हैं। तो योग होने का, जुड़ने का, चाहे वो इंडिविजुअल अपने आप से जुड़ रहा है, मेरा माइंड मेरे बॉडी से जुड़ रहा है, मेरा सोल मेरे माइंड से जुड़ रहा है, या मेरा सोल एक यूनिवर्सल सोल, एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी, अपने कलेक्टिव से जुड़ रहा है, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तरीके ही अलग हो जाते हैं। अगेन, ये तीनों है, कोई सही या गलत नहीं है, ये आपका नजरिया है। अगर आपको कोई ज्यादा सही लग रहा है तो शायद वो आपकी फिलोसफी ऑफ चॉइस है, वो आपकी मान्यता है कि जुड़ना किसे बोलते हैं, सही जुड़ना क्या है। और इस तरह योग से फिलॉसफी बनता है कि किस तरह का योग आप चाहते हैं हो, किस तरह के योग के प्रति आप वर्क कर रहे हैं, बिटवीन यू एंड द कोट अनकोट डिवाइन। ऑफ कोर्स ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आता है जब हम मानते हैं कि कुछ ऐसा है, बट योग उसके बियॉन्ड भी है। योग तो वैसे भी जुड़ना, किसी भी दो चीज को जोड़ना है, ये लाइफ में भी काम आती है ये फिलॉसफी। आप, आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, आपके साथ आपके चाइल्ड है, रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन, कैसे चाहोगे आप इन तीनों में से? ये एक जनरल फिलॉसफी है कि हाउ डू वी वांट टू थिंग्स टू इंटरैक्ट, ऐसे कि एक संयम हो, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम हो, कंटिन्यूअस इंटरैक्शन हो, और दोनों अपने अपने बहुत क्लियर है, एयर और वाटर की तरह, या बहुत एक क्लियर बाउंड्री हो जिस पर हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर एंड ऑयल की तरह, या एकदम मिल जाए, एक हो जाए किसी के साथ, या किसी चीज के साथ, किसी काम के साथ, बिल्कुल वन हो जाए। मैं पॉज ले रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स हैं, क्या लग रहा है? So, Sandeep, I wanted to talk like, as we talk, right, disconnect
between mind, body, and spirit is the root cause for all ailments, right? So, so first, और मेरे को भी थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि द फर्स्ट थिंग दैट आई फील connected and complete, और वो feeling is not like all the time. Sometime it comes, it's intermittent, then we do yoga or whatever we do to. So how do, so this is also applicable to that, right? Like Yes, बिल्कुल. for us, within us we definitely want to be in the third one, right? No, no, that's your preference, then be that. But there is no right or wrong in this. All three are equally valid. It's just with different things. Again, mind and body. How do you want? You want them to be together. Or you want them to have independent identities, but still interacting in a very efficient way. This is all yoga. All three are yoga. Just different ways of being in yoga. Two things being in yoga, your mind and body can be in yoga in different ways. But they are together. They are interacting. They are not disconnected in any of these. Okay. It seems like just water and air are disconnected, but they are in constant chal raha hai. The molecular level pe they are all changing, right? It's never the same molecule of water. It's cycling fully. There is dynamic equilibrium at that level. It is an equilibrium state. It is the same way actually all chemical reactions in our body happen this way. If we take something high in glucose, the chemical detects and it releases more insulin because there's more sugar level in the blood. It will go. And that dynamic equilibrium. If that equilibrium is disturbed, that's when we have diabetes. If it's in equilibrium, there will be no diabetes. So yoga mein hona is to continue with that metabolic equilibrium that's there, for example. So these are three different kinds of yoga. And you can also see when, for example, very practically, yoga asan kar rahe ho, meditation kar rahe ho. What are you trying to do through this? जब योग आसन कर रहे हो, we say bring your mind and body together. किसी एक फॉर्म में. ऐसा नहीं हो कि माइंड कुछ सोच रहा है और बॉडी अपने आप कुछ कर रही है. यहाँ हम बस सुन रहे हैं कोई इंस्ट्रक्शन एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट इंस्ट्रक्शन. If the mind is there in some form, there is some interconnection, then you will be in yoga. That is a common thing across these three. They are connected. Connection तो है. Connection का method अलग है. Is this making sense? Pankhuri, you're there? I haven't heard from you, so I'm just checking. Is this making sense? Yeah. So what are your thoughts on these three kinds of yoga, of connection, of union? Interesting. Interesting. Good. Food for thought. Good. Yeah. That's it. I don't think we'll have answers today. The purpose of today is to just raise some questions. सोचे कि मेरा क्या preference है और किस context में. Our preference may be different in different contexts. Yeah. Yes. It's just opening up this space ki what is yoga? It's not actually just yogasana, the body, the way we move, or pranayam, or breathing, or meditation. This is yoga. Any of this connection between things is yoga. And there are options, there are choices how we want to be connected. Yeah? Okay, good. Any questions, comments? Before we go, now I'll share one more just thought on how at least Swami Vivekananda ji has tried to integrate this for us, because this is so complex in itself. You saw 9 schools of philosophy, 3 types of yoga. I have tried also to map the 3, but they are not very clear, but quite similar. Overlap is quite high, I think, but it's still not fully 100% there.
These are just sometimes two different ways of thinking. इसलिए मैं बोला just you can say I'll think this way and that's good enough. You don't need the other. Yeah. Okay. Any questions? Comments? No? Good. Okay. So let's see how Vivekanand ji has tried to put it together. And I use this one quote of his. I think that summarizes it so well. And that's why it's one of, I think, also the most popular quotes of his. So it goes as follows. Each soul is potentially divine. Potentially divine. The word is important, potential. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. So each soul is potentially divine. That divinity is within, and the goal is to manifest it. So manifest matlab, manifestation will happen in the material world by controlling nature. How to do it also, थोड़ा process भी आ गया है. By controlling nature, स्वभाव, प्रकृति, both external and internal. तो थोड़ा control external पे है, थोड़ा internal पे. And then he says, do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. In some ways, goal is to be free, and we can use one or more or all of these paths, the 4 paths. That is the processes of yoga. And then he says, this is the whole of religion. This is religion, not some other thing, according to him. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. This is what I was saying, that हम लोग ने, we have put rituals ahead. So what Kamal you were saying, right? That's what we have learned. अगर हमें ये करना है, we have to do rituals, but those are secondary details. The important part is the first one, the whole para first, that each soul is potentially divine. हर आत्मा दिव्य है, पोटेंशियली दिव्य है, भावक रूप से दिव्य है. दिव्यता की उसमें क्षमता है, वो है नहीं, दिव्यता की क्षमता है. और हमारा लक्ष्य क्या है? द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन. तो ये अंदरूनी दिव्यता को संभूतिम करना है, टू मैनिफेस्ट करना है, एक्सप्रेस करना है. कैसे? अपने स्वभाव को अंदरूनी और बाहर को कंट्रोल करके, नियंत्रण करके. तो ये इससे क्या आते हैं? ये 4 पाथ्स आते हैं जिनको हम 4 पाथ्स ऑफ योग, द प्रोसेसेस ऑफ योग बोलते हैं. यानी ज्ञान योग जो फिलॉसफी का पाथ है, साइकिक कंट्रोल राजयोग का पाथ है, वर्शिप भक्ति योग का पाथ है, और वर्क कर्म योग का पाथ. अब विवेकानंद जी ने क्या करा? हर पाथ पे उन्होंने बहुत लेक्चर्स दिए. ये तो उनका स्टार्ट था. He gave lectures on each path, which are now available, where somebody actually documented those lectures. This was 1890s. The lectures were given in English. They have been translated in multiple languages, and they are available to us today as books. So in each of those lectures, he has defined karna kya hai. The question that you were also asking, what to do? What is Jnana Yoga ka path? What do we do? Karna kya hai usme? What is Raj Yoga ka path? What is Bhakti Yoga ka path? What is Karam Yoga ka path? And the purpose of each path is the same, to be free. He said use 1 or 2 or more or all of these. सब use करके पहुंचो अपने goal पर, which is to express, manifest this divinity which is within, to reach your full potential, to be free in whatever, to be yourself, to be swast, whatever way you want to say it, that's what he is saying. और ये जो 4 paths of योग हैं, इनको हम बोलते हैं doing yoga. This is doing yoga. कोई भी पाथ जो हम आसन प्राणायाम करते हैं, वो एक छोटा पार्ट है और राजयोग सिर्फ एक में है वो.
वो बहुत बड़ा बन गया अभी, उसी को ही हम योगा बोलते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज योगा टुडे, which is a small component of this Raj Yoga. All the other three are sort of left behind. They are not seen as yoga, but they are also part of yoga. And jo karna hai, the process is, he has taken from all the 6 schools of philosophy, even Buddhism for that matter. He has studied that also. तो उन्होंने सब schools of philosophy से लेके modern day context में 1895, 93 से 1900 में he has given these lectures where he said, this is what you do. For the modern version, this is what has to be done. And at the same time, he has reminded us that the common goal is the same, the state of yoga. He describes it this way, कि जैसे अलग-अलग tributaries of the river, they all flow into the main river, and different rivers flow into the same sea. वैसे ही different paths will get us to the same point, which is known as the state of yoga. जिसको अलग-अलग नाम से जाना गया. स्टेट ऑफ योग को मोक्ष, निर्वाणा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, अलग-अलग नाम से जाना गया है. डिफरेंट नेम्स आर गिवन. एमेंसिपेशन, सैल्वेशन, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग वे में उसको ट्रांसलेट भी किया है. दैट इज द पाथ ऑफ योग. और इसको हम बोलते हैं बीइंग इन योग. तो वो डूइंग योगा है और ये बीइंग इन योग है. दिस इज द बीइंग पार्ट. तो ऐसे इन्होंने इंटीग्रेट किए है ये. दिस इज द ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट विच आई वांटेड टू लीव एवरीवन विथ की ये है क्या. दिस इज द फोर. दिस इज हाउ ही हैज इंटीग्रेटेड दिस. एंड नॉट जस्ट हिम, देयर आर अदर्स आल्सो हु हैव डन इट. Aurobindo ji, again very modern, he has done it in his own way. He has integrated these philosophies, these paths. उनका भी लिटरेचर काफी अवेलेबल है. हनुमान जी और उनके अराउंड लिटरेचर, ही इज द सिंबल ऑफ ऑल द 4 पाथ्स. इनफैक्ट जिन्होंने भी हनुमान चालीसा अगर सुनी है, उसके फर्स्ट वर्स में ही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा. सो ऑल दीज आर डिस्क्रिप्शंस. ज्ञान गुण सागर इज द ज्ञान योगी, कपीश ही इज द राज योगी, रामदूत ही इज द भक्ति योगी, अतुलित बल धामा ही इज द कर्म योगी. तो उनकी पूरी लाइफ की स्टोरीज में ही इतना कुछ है. तो उन्होंने इंटीग्रेट किया है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर कोई कर रहा है ये इंटीग्रेट अपने वे में. हम सब कर रहे हैं अलग अलग वे में. हम अलग अलग चीजें ले रहे हैं अपनी लाइफ में. हमारे अंदर का जो गुरु है, हर किसी के अंदर जो है, जो आत्मा गुरु जो है, जो गाइड कर रहा है, वो अपने वे में कर रहा है, अपने यूनिक वे में कर रहा है. और यही हमें पहचानना है. फिलॉसफी का पाथ इसी के बारे है कि जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और अब हम इंटेंशनली क्या करना चाहते हैं, और हम किस चीज को बढ़ाएं, किस चीज को कम करें. ये हमारी चॉइस है. दैट इज व्हाट फिलॉसफी टेल्स अस कि व्हाट डू वी इंक्रीज, व्हाट डू वी रिड्यूस, व्हाट आर वी डूइंग, बिकमिंग अवेयर ऑफ इट. गार्गी हैज आल्सो जॉइंड. सुन रही है? गुड गुड. वेलकम गार्गी. Good. So these are all methods. भक्ति is one method जहां पे काफी वर्शिप, पूजा, ये सब आता है. बट भक्ति के और भी तरीके हैं. There are 9 ways of doing भक्ति. तो so it's not just one way again. एक वे बहुत पॉपुलर हो गया है. बट यही ये चारों को जानना, इसके डेप्थ में जाना ही फिलॉसफी का पार्ट है. अगेन मैं यहाँ पॉज लूंगा बिकॉज आफ्टर दिस आई जस्ट से कि नेक्स्ट क्या है. कंटेंट वाइज आज के लिए इतना ही है. तो क्वेश्चंस कमेंट्स हैं तो आई एम हैप्पी टू टेक देम. जैसे अगर मैं अगर कुछ नहीं आ रहा है तो ये बता सकता हूँ कि जैसे हर ये जो पाथ है, इसकी यूनिक चीजें हैं हर पाथ की. जैसे राजयोग में हमने बात करी, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन काफी स्ट्रांग है राजयोग का पाथ. ज्ञान योग में काफी ज्यादा फोकस एक्सपीरियंसेस पर है. जो हम लाइफ जीते हैं उससे हम कैसे सीखे, कैसे एक स्ट्रक्चर बनाए जहां पर हम सीख सकते हैं, वो पाथ उसके अराउंड है. भक्ति का पाथ
प्रेम कल्टीवेट करने के बारे में, इट्स अबाउट हाउ डू वी कल्टीवेट लव। तो बहुत अलग है उसका पर्पस, उसका उद्देश्य उस बात का, और उसके तरीके बहुत अलग हैं उसको करने के लिए। भक्ति पाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें एक ही भगवान में मानना है। भक्ति पाथ बस बोलते हैं किसी ईश्वर को मानो, जो भी आपका ईश्वर है। और कर्म योग का पाथ अपने कामों के थ्रू, जो हम डेली कर रहे हैं जीवन शैली में, उसके थ्रू है। सो एवरी पाथ हैज अ वेरी डिफरेंट वे, और हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है। वन वे ऑफ सीइंग इट इज लाइक यू वांट टू क्लाइंब अ माउंटेन। अभी माउंटेन का जो पीक है वो एक ही है, करेक्ट? पीक जो गोल है वो एक ही है, बट हम माउंटेन को इस साइड से जा सकते हैं, हम इस साइड से ऊपर चढ़ सकते हैं, हम इधर से ऊपर चढ़ सकते हैं, हम इधर से ऊपर चढ़ सकते हैं, या हम ऐसा कोई पाथ बना सकते हैं जो घूमते हुए जाए, या हम ऐसा कोई पाथ बना सकते हैं ऐसे जाए, राइट? तो चारों डायरेक्शन से एक पाथ है, बट कोई भी हम हमारे सुविधा अनुसार, हमारे लिए वो माउंटेन कैसा दिख रहा है, कहाँ स्टीप ज्यादा हो रहा है, कहाँ ढलान है, कहाँ मेरी क्या क्षमता है उसको कर पाने की, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पाथ कार्व कर सकते हैं। ये विवेकानंद जी ने कहा, दिस वाज हिज इंटेंशन, ये पाथ बताने का, कि आप अपना इंटीग्रेटेड पाथ बनाइए। व्हाट इज योर वे ऑफ डूइंग दिस? And that is important again. What is your way? That is your philosophy. And that is a valid philosophy. Externally कोई कर रहा है इसीलिए वो सही है, जरूरी बिल्कुल नहीं है। जो कर रहा है वो उसके लिए सही है, जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है। और आपको अपना निकालना है कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है। और वही फिलॉसफी का एसेंस है, और वही योगा फिलॉसफी एक्चुअली बताती है हमें कि वी कैन कार्व आउट आवर ओन पाथ, वी मेक आवर ओन पाथ, आवर ओन इंटीग्रेटेड पाथ, यूनिक पाथ। वो इंटीग्रेशन हमें करो। और वो इस कॉम्बिनेशन से होता है, डूइंग योगा से और बीइंग इन योग। ये दोनों करना है हमें, हमारे गोल में भी स्थित होना है। वी हैव टू बी स्टेबल इन आवर गोल, इन आवर बीइंग, एंड वी हैव टू डू द प्रैक्टिसेस दैट वी नीड टू। दैट कॉम्बिनेशन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, दैट मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर दैट मिक्स इज। यस, I have a question. यस प्लीज। Yes. Is it possible to integrate all four paths यस, to be Hanumanji? yes, of course. He is there as an example. Aurobindo ji is an example himself. He has done it in his life. Vivekanand ji, these are very modern day folks. And we have people who have followed only one path and just excelled in it. So like Ramakrishna Paramahansa ji is the symbol of Bhakti Yoga path, for example. Krishnamurti ji is, Krishnamacharya ji is example of Raj Yoga path. Fully single. He has explored everything and he chose that. Swami Chinmaya ji is the example of Gyan Yoga path, for example. Karam Yoga path fully is Vinoba Bhave ji in modern day. These are all modern day. And we have traditional examples also. And we have people like them who have integrated all paths. Bilkul. But for that, we need to understand each path, their essence, start practicing. एंड समटाइम्स इनमें से नहीं, अभी तो मेरे लिए यही एक ही पाथ काफी है, वेरी गुड, आप ऐसे चल रहे हो हिल पर, फिर लगता है नहीं नहीं थोड़ा ऐसे जाते हैं, थोड़ा ऐसे जाते हैं। दैट्स इंटीग्रेशन। इट डजंट मीन वी डू ऑल फोर एट द सेम टाइम, वी डू डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, व्हाट वर्क्स फॉर अस इन दैट टाइम, बिकॉज वी आर ए डायनामिक एंटिटी ना, वी विल बी डिफरेंट, you will be different, each one of us will be different after 1 month, 2 months, 6 months. A lot changes, life, world changes around us, so we change, and so the path may change. And that's the beauty of this yoga philosophy, that it allows you to create your own path, or you can follow a path. It says both, jo aapko karna hai, it gives you that option as well. That's the beauty. So Yes, Madhu. I feel another way also, like you can be Gyan Yogi and you can follow Raj Yoga. You can be a Karma Yogi. So your philosophy can be of a Karma Yogi.
You can be in Bhakti Yoga and you can do the Raj Yoga. Yes. So that way also. Yes, bilkul. Yeah. So you're saying one primary path or baki you can practice the others also, right? Yes. Bilkul. All possible combinations, I think. That's the beauty. That's the beauty of this philosophy. I think it gives us full freedom to choose. And with that freedom also, though, comes the responsibility that it is us only. Our actions will only determine what we do, where we head. Good. Any other questions, comments? Shaun, a few words from you will be good to hear. काफी दिन देखा भी नहीं है. देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे. No, I cannot turn on the camera now. So yes, Okay. it was a very enlightening session again, and a lot of it I resonated with me, and I could, make the connections to my experience in real life, and just some things just got reiterated. So that's about it. Good. Thank you. Thank you. So, yeah, before we close, I'll just quickly take a moment to say what can be done next. I think if you're thinking of exploring this, so what's coming up next is this workshop, I think, which Santu mentioned in the beginning, called Being in Yoga. You may have seen it in the alumni group. This workshop, we will actually take each of these paths, understand and experience each path. One is to know them theoretically, but the other is to experience them. And how will we experience the 4 paths? By doing certain practices of that path and refine them for our own self. Everyone will do it for themselves. So we'll spend 1 session on each path. We'll have 5 sessions. The first session we'll look at, for example, Gyan Yoga. We'll understand it. Then we will give a practice. We'll try a practice. 1 week, all the participants will try the practice. Then they will come back and discuss the experience. We will learn from each other of the practice of Gyan Yoga and see how it connects with each one of you individually, for you, whether this path is there or not. Then we'll move to next. The next session will be on Raj Yoga, and we'll look at some practice of Yaj Yoga. Then the third session will be on Bhakti Yoga. Fourth will be on Karam Yoga. The final session will be integrating. How does we will develop, each one of the participants will develop their own philosophy of integrated yoga, what they want to follow going forward, at least for some time, and then it can evolve. So the idea is you will get a flavor of each path from an experience standpoint, not just theory. So we'll obviously be very brief in it because it's 1 session only. Each one of these itself is multiple. And if you say, okay, by the end, the success is if you know, oh, I like this path right now, this path doesn't connect with me now. That's success. Because then you can go deeper in whatever path suits you. And there will be resources shared. There will be ways to go deeper in each one of them. Yeah. So this workshop will be 5 sessions. These are all online. It will happen every Sunday. The sessions are Sunday evenings now, 7:30 to 9:45 p.m. We made it Sunday evenings because we found that as the most, I guess, convenient for people after a lot of back and forth. Saturdays लोगों को मुश्किल हो जाता है, किसी का working होता है, कुछ होता है, तो we move the sessions to Sundays. We'll start August 11th, 5 Sundays, and there will also be a personal session. So I'll be facilitating this workshop. I'll be sharing both my experiences, others, and what these concepts are, and there'll be an option for a personal session also with me to discuss this on how to make it more and more practical for you. Your theory ek taraf hai, important is it should be practical for each one of you. That's what we will do. And yeah, so this is about being in yoga. The other one, which is still cooking and it's largely for alumni, so I can share here. There is a workshop that after this, which is in September later, we will do on based on the Ramayana, or rather partly the Ramcharitmanas largely. Goswami Tulsidas ji said that Ramayana is where all these paths come together, just like in the Triveni Sangam, Ganga, Yamuna, Saraswati come and they become one. We say Ramayana is the text where all of these paths come together and it brings in message for all the paths of yoga. So we will explore that.
through one of the lessons or Gitas in the Ramayana called the Vibhishan Gita in the Ramcharitmanas. We'll explore that. That will happen in after this September. Same time, Sundays, but after September 8th. I forget it's 15th or 22nd September se wo start hoga. That will be based on the Ramcharitmanas or Ramayana Gita. Vibhishan Gita in Ramayana. So that's another one, another way to explore this philosophy as well in a practical way. Yes. Okay. Good. Any questions? Otherwise, yeah, good. I'm done. We are on time today. If there are any more questions, comments, we can take that. Otherwise, we'll close and keep it open for a few more minutes and see if there are more questions. So just to quickly also summarize, we saw first what is philosophy, the importance of it in our life, because that subconscious philosophy answer to those questions drives our actions and sometimes may create tension if we are not clear about our choice. That is why it's important to know what our choice is, what is our philosophy, what is my philosophy for everyone to know, my philosophy of life, of living. Then we saw yoga, the word yoga, the three kinds of connections, the three kinds of yoga that can exist between any two things or any two entities. The three were, the first was Yog Samyamne, which is the dynamic equilibrium, water and air being in Yog. The second was water and oil, Yog Samadhi, Samadho, where they are unique, but there is interaction. And the third is like water and milk, where they become together. The two don't have an existence almost after they come together. They are the same. Those are the three kinds of yoga that we saw. And that brings in the yoga philosophy around what is yoga to me? How do I want to connect? And I could connect in different ways with different entities, different people, different things. So that itself gives us a different way of looking at yoga, of connection with anything, any two things. Yeah. And the third thing we saw was how Swami Vivekananda ji has tried to bring all of these together into these four paths of yoga with the goal of becoming free, of manifesting the divinity within each one of us, of how we can use these methods, the processes which are in all of these schools of philosophy and make it practical to us. He always emphasized on practical Vedanta. And these are the four paths of Gyan Yoga, of Raj Yoga, of Bhakti Yoga, of Karam Yoga. Each path is unique, is different in its core, in its essence, but we can follow an integrated path. You don't have to do only one thing. You can do multiple things as well. And then we saw one way to explore this further is through this workshop. And of course, the book, you can actually Google, Amazon will have this, the complete book of yoga by Swami Vivekananda that has all the four yoga lectures there. Each individually is also available. 4 lecture books on 4 lecture series. That is also available very easily on Amazon. I think any part of the world it's available. Okay, good. Any questions, comments, reflections? How was it? Does it make sense? Giving food for thought. Good. And that's good. Keeping the question alive is far more important than finding the answer. Yes, Sandhu. Sandhu can't hear you. Are you saying something? Yeah. You know? Yes. Yes. So an intention for me to again like set up like, okay, this is the path of yoga that I was choosing. And then like, let's walk for 2 more weeks on this. Like this session is again a good reminder for that. Yeah. Good. Thank you. Yes. Walking the path is the important.
So, Sandeep, I know, just wanted to know on is Gyan Yoga is like using your own experiences to uh choose your profession, like, or Not just profession. So Gyan Yoga, the essence of it comes from the word Gyan itself. Gyan doesn't mean information. Information is not Gyan. We've confused with that. We think we have read something, we have Gyan. Gyan, the only source of Gyan is experience. So Gyan Yoga is about developing Gyan, about developing experience or knowing something through experience. So Gyan Yoga is the path where through experience you answer that question. Is there something that is beyond matter? okay. That is the experience. So you analyze your experiences, understand your experiences, learn from them, refine your thought process. And that's a continuous process. It's like a very science-like path. Yes, it uses some text for reference, for help to understand the experiences of others who have experienced it. But finally, the path is about making your own experience. Okay. Thanks. Thank you. Yes. Any other questions? Not, we'll close the session. Okay. Yeah. I am also available anytime after this. You can just DM me. I'll stay back if there are more questions also. Otherwise, we'll close the session. Yeah, we're almost at time. Thank you. Yes. Any questions? Sorry, Anita ji, you're saying? No, thank you. Thank you. It was nice time. So we'll close with a prayer, a Sarve Bhavantu. So I'll request everyone to, again, we'll do it in the same way, like we did the first one, lead and follow. So you can sit comfortably. You're on a chair, let your feet be comfortably on the ground. Your back supported. Slowly bring your attention to your breath. And repeat after me. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Thank you. Thank you, everybody. Thank you for joining. Thank Have a you. good, yeah, have a good rest of the weekend. Thank you. Thanks.
कुछ बात करनी है अनीता जी या shall I close the meeting? Thank you.